मनीष कश्यप की पेशी जब से बेतिया कोर्ट में हुई है और पटना में हुई है, तब से उनके समर्थकों में काफी खलबली मची हुई है। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और हजारों लोगों के जहन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप को बेल हो पाएगा, क्या मनीष कश्यप की रिहाई हो पाएगी। और दूसरी ओर उनकी मां का दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार वो सोशल मीडिया पर अपने दर्द बयां करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ हुआ है उनके केस में और मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए कैसा खबर है, खुशखबरी है या नहीं है, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम फिर से एक बार पहुंच चुके हैं पटना के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास और जानेंगे, क्योंकि पटना का जो आर्थिक इकाई का केस है वो देख रहे हैं सर, और क्या कुछ हुआ आज के बहस में, क्योंकि पटना में आज उनकी पेशी थी। जानेंगे साफ शब्दों में सर, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जो कुछ भी आज पटना में पेशी थी मनीष कश्यप की, कल बेतिया में पेशी थी, आज पटना में पेशी थी, क्या कुछ हुआ सर, एक बार जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मनीष कश्यप जी का जो आज केस में पेशी किया गया, ये कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उनको जब कभी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको जो न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं उनके समक्ष उनको प्रस्तुत किया जाता है। और न्यायिक दंडाधिकारी को जब लगता है कि वो अब इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए तो वहाँ से जेल में भेजने की प्रक्रियाएं चलती है। तो उसी में वो आज उनका जो उपस्थिति दिखाया और उनको जुडिशियल कस्टडी में जाने की बात थी। लेकिन जो मनीष कश्यप के लिए जो जो खास करके उनके जो समर्थक थे और स्पेशली मनीष कश्यप की भी जो बात की जाए तो उसकी इच्छा, हार्दिक इच्छा ये थी कि उनको बिहार में ही रखा जाए, क्योंकि तमिलनाडु जाना इधर के लोगों के लिए जेल जो है काला पानी की सज़ा से कम नहीं फील करते हैं, क्योंकि वो वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो रहन-सहन है, वातावरण है, कंप्लीटली यहाँ के लोगों के लिए जो है सो अनभिज्ञता अनकम्फर्टेबल होता है। तो वो बात हुई, लेकिन जब इनके बारे में जब न्यायालय के समक्ष बात को कड़ी बाई कड़ी जब रखा गया कि ये जो 6 केसेस इनके ऊपर हुए थे तमिलनाडु में, उसमें सभी में साक्ष्य समय पर नहीं इकट्ठा कर पाए, जिसको चार्जशीट कहते हैं, विदिन 60 डेज उसको देना था। वो नहीं देने के वजह से इनको जो है सो प्रिविलेज जो है डिफ़ॉल्ट बिल का इनको दिया गया, यानी कि इनको सभी मामले में बेल मिल चुका था। तो ऐसे परिस्थिति में और इन यहाँ पटना में बहुत सारे मामले इनके खिलाफ लंबित हैं। तो न्यायालय के सामने जब ये बातें को रखी गई तो न्यायालय अपनी सहमति देते हुए इन्होंने कहा कि अभी मामले में ये इस मनीष कश्यप को बिहार के बेऊर जेल में ही रखा जाए और तमिलनाडु जाने की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु की जो पुलिस है, यदि उनको कुछ पूछताछ करने की आवश्यकता महसूस यदि होगी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ करेंगे। तो आज पूरा दिन का चक्र जो है सो कमोबेश इसी आदेश के इर्द गिर्द घूमता रहा है। और ये साधारण तबके के यदि कैदी होते तो कुछ होता भी नहीं है। इसमें जाते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, वहाँ से एक पेशकार साहब चिट्ठी बनाते हैं, जज साहब उसको देख के अपना दस्तखत वगैरह किया और वो जाता है। वो ऑर्डिनरी प्रोसेस में यही होता है। लेकिन चूंकि मनीष कश्यप का मामला था, मीडिया के माध्यम से बहुत चर्चित केस रहा है, इसीलिए इतनी व्याख्यात्मक चीज़ों को लोगों को था। सर, बेतिया में जो कल पेशी हुआ था उस केस को लेकर कोई जानकारी सर, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? बेतिया के केस में, चूंकि उस केस में 82 83 निर्गत था, 83 का मतलब हुआ कि कुर्की जब्ती। तो उसमें वो जब कुर्की की कार्यक्रम हो रही थी तो उसी दौरान वो थाना पर जाके सरेंडर कर गए ताकि कुर्की इनकी रुक जाए, घर नहीं टूटे। तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर जो है सो वहाँ के बाद जो है एक चौंकाने वाली बात है कि बेतिया में वो सरेंडर करते हैं, कुर्की भी रुक जाती है और उनको उस केस में वहाँ उपस्थिति नहीं करा के पटना वाले इकोनॉमिकल ऑफेंस में करा दिया जाता है और यहाँ से जो है सो उनको तमिलनाडु लेके चला जाता है और उसमें उपस्थिति नहीं दिखाई गई थी। तो ये प्रक्रियात्मक तरफ से जो है तौर पर देखिएगा तो बहुत बड़ा लेकुना है। और कभी-कभी इसी सब मामले पर जब क्रिमिनल रीट में लोग आते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर इन लोगों को एसपी साहब सबको जो सदैव उपस्थित करा के पूछताछ होती है ऐसे-ऐसे मामले में। तो प्रक्रियात्मक चीज़ को पालन सख्ती से करना चाहिए था। तो उस सब चीज़ का जो है सो न्यायालय के समक्ष बात को रखा जाता है समय-समय पर। लेकिन वर्तमान में आप ये समझिए कि वहाँ पर जो बेतिया में जो केस था, वो मामले लंबित थे, तो वहाँ पर भी उपस्थिति उनको दिखा दिया गया कि अब उस केस में भी वो सरेंडर माने उनका उपस्थिति दिखा दिया गया।
इस केस में भी अब सारे लोग एक सवाल उठता है सर, जैसा कि आपने कहा कि बेतिया में जिस प्रकार से उनकी अरेस्टिंग हुई, बेतिया कोर्ट में उनको नहीं पेश किया गया, तो ये लापरवाही थी पुलिस की या फिर जानबूझकर साजिश था उनको ऐसा करना और पटना लाके उनको तमिलनाडु भेजना? देखिए प्रक्रियात्मक एरर है। अब मैं जानबूझकर अभी टर्म इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि कुछ बातें न्यायालय के समक्ष ही रखी जाती है, मीडिया में बहुत सारी बातों को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये प्रक्रियात्मक एरर है और भी बहुत सारे लेखुना है जो कोर्ट में न्यायालय के समक्ष रखी जाती है और वो केस की बात अभी मेरिट पर बहुत चीज़ आपके सामने हम नहीं रख सकते, उससे केस कमज़ोर होता है। तो यही मामला है। सर एक और बड़ा सवाल उठता है कि एनएसए जो लगा था मनीष कश्यप पे वो अभी तक हटा नहीं है, तो क्या उसका इफेक्ट अभी भी आगे भी उसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि अभी केस भी चल रहा है और एनएसए भी नहीं हटा है, तो रिहाई होना कितना संभव है? बहुत अच्छी बात आपने कहा। देखिए ये एनएसए चूँकि जो मामले कहाँ से शुरुआत हुए, इनके ऊपर केस इसलिए हुआ कि भ्रामक खबर फैलाने दो का, राज्यों के बीच में जी। भ्रामक खबर फैला के तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की इनके बारे में कहा गया कि वो संदेह है जी। या आरोप है। तो जो आरोप लगा गया जब उसी में पुलिस साक्ष्य ऊपर नहीं देती, वैसे मेरिट पर बहस होता, बेल मिलता तो अलग मामला है। लेकिन ये 60 दिन का अवधि होता, उस समय में इन्होंने कोई चार्जशीट जमा नहीं किया जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट बेल मिला। यानी कि ये डिफ़ॉल्ट का मतलब समझिए कि फॉल्ट ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, यानी कि यहाँ पर समय अनुसंधानकर्ता मतलब पुलिस के तरफ से जो है सो वो इनेबिलिटी है कि वो प्रस्तुत नहीं कर सके। और एक केस में नहीं, एक के बाद एक केस, यानी कि 6 केस में यदि आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपने समय पर चार्जशीट जमा नहीं किया, यानी कि कोई सबूत ही नहीं था। तो जब वहाँ पर वो सबूत ही नहीं था जिसके आधार पर उनको तमिलनाडु में बेल मिल गई, तो आगे यदि कंटिन्यू किया जाएगा एनएसए का तो उनको भी जवाब देना होगा कि जब इस लेवल पर न्यायालय के नज़र में वो कुछ नहीं सबूत मिले तब बेल मिले और आप मनगढ़ंत तरीके से कह देंगे कि एनएसए का मटेरियल है। तो ये तो आदमी देखिए ये सब बहुत बातें हम जब बोलने लगेंगे तो फूलों में बहुत सारी चीज़ मुँह से निकल जाएगी, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। कोर्ट की मामला है, कोर्ट में ही बात करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ समझिए कि वो एनएसए का आधार वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। सर क्या लगता है जो भी केसेस बिहार में चल रहे हैं मनीष कश्यप के ऊपर, पटना हो गया चाहे बेतिया हो, उन सभी केसों को देखते हुए उनको बेल मिल पाना कितना संभव है? देखिए आप एक चीज़ जान लीजिए कि सामान्यतः इस केस में बेल मिलते ही हैं, समय जो लगता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस परिस्थिति में अगले 2 महीने के अंदर में देखिएगा धीरे-धीरे करके सभी केस में इनको बेल मिल गया रहा हो मिल जाएगा और वो सलाखों के बाहर भी सर आएँगे। जो केस हाई कोर्ट में है उसमें बेल मिलना आसान है या फिर जो केस सिविल कोर्ट में है दोनों में ही मिल जाएगा देखिए या किसी एक में देखिए मिलने इनका की जितना भी संभावना है? केस मैंने देखा है, जितने भी केसेस हैं इनके, किसी भी केस में खोदा पहाड़ निकली चुइया, 700 पेज का डायरी है लेकिन कहीं कोई मटेरियल उतना नहीं है जिसके आधार पर उनको बहुत लंबे अवधि तक बेल ना मिले। डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का कमी है जो न्यायालय देखती है। तो न्यायालय का जो अपना एक थर्मामीटर होता है किसी भी चीज़ को चेक करने का, उस पर ये पैमाने पर फिट नहीं बैठेगा और इस तरीके से वो यहाँ पर बेल का मटेरियल है और उनको बेल मिल जाएगा। जिस प्रकार से लगातार समर्थक हर जगह प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, जिस प्रकार से कल वो आए भी थे तो बहुत सारे लोग वहां पहुंचकर हो हंगामा किए थे, ये सारी चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके समर्थन में उनका जो समर्थक है जो कर रहे हैं वो उनके लिए कितना हद तक सही साबित होगा या फिर नहीं? देखिए बहुत ही जेन्युइन आपने बातें कहा कि देखिए यहाँ पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हर चीज़ का पालन लोगों को करना चाहिए, जज्बाती और उन्मादी नहीं होना चाहिए। तो यदि बेल मिलता है या किसी को, अभी देखिए एक टेक्निकल चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यदि उनको भी अभी बिहार में रहने का अवसर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक तौर पर यदि उनको लगेगा, अभी आपने देखा होगा कि बेऊर में कुछ दिन पहले भी घटनाएँ हुई थी, बेऊर के अंदर हो हंगामा और झगड़ा जी हुआ था, जी तो बहुत लोगों को यहाँ से भागलपुर शिफ्ट किया गया। जी। तो वहाँ पर लिखा था कि प्रशासनिक कारणों से, उसमें सभी को था कि बेऊर में रखना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश था। लेकिन प्रशासनिक कारणों से इनको जो है सो शिफ्ट कर दिया गया बेऊर, सॉरी भागलपुर। जी तो वो प्रशासनिक कारणों का हवाला देके इनको शिफ्ट करा सकता है। अभी याद होगा आपको कि जब बेल मिली थी शहाबुद्दीन जी। साहब को, तो उसमें जो है सो रास्ते में ही काफिला देकर एक एलिगेशन लगा, सुप्रीम कोर्ट गया और यहाँ बिहार से तिहाड़ भेज बिहार दिया। भेज दिया गया। तो बिहार से तिहाड़ भेजने में समय नहीं लगता है लोगों को, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उन्मादी होने की ज़रूरत नहीं है। उनके समर्थकों को बहुत संयमित तरीके से अपनी बातों को रखिए, अपनी जिंदाबाद कीजिए, लेकिन दूसरे का मुर्दाबाद करने से आपका केस खराब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो हमारे साथ थे हाईकोर्ट अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी। हमने साफ तौर पे सभी पहलुओं पर बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिर मनीष कश्यप के केस में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने वाला है। बाकी समर्थकों के लिए जो मैसेज था उसको ध्यान में रखें, क्योंकि कोई भी मसला हो, कोई भी केस हो, इस तरह से उन्मादी तरीके से व्यवहार करने पर वो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो चीजों को संभाले और देखना ये है कि मनीष कश्यप कब तक जेल से रिहा होकर अपने समर्थकों के साथ या फिर बिहार के साथ होते हैं। जो कुछ भी होता है सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।